हेलो बच्चों, अब हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नेक्स्ट एप्लीकेशन में, और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, अगर हमें किसी एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का डिटर्मिनेशन करना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, तो इस डिटर्मिनेशन के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का कैसे यूज किया जाता है। तो देखो, इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको एलिमेंट की सक्सेसिव एंथैल्पीज दे रखी होंगी। आपको क्या करना है, उन एंथैल्पीज को देखना है, और जहां पर ये सक्सेसिव एंथैल्पीज में अब्रप्ट चेंज दिखाई देता है, एकदम से जो वैल्यू है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एकदम लार्ज चेंज आ गया हो, तो ध्यान रखें कि ये लार्ज चेंज ये इंडिकेट करता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है वो एक इनर्ट गैस कोर से रिमूव हो रहा है। तो इस इनर्ट गैस कोर के बनने तक या ये अब्रप्ट चेंज होने से पहले तक जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं वही क्या होंगे, उस एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो, यही मैंने लिखा है कि when ionization energy abruptly increases, this show last electron is removed from inert gas core। inert gas core का मतलब है कि लास्ट में ns2np6 कॉन्फ़िगरेशन बचता है इलेक्ट्रॉन का। Thus total electrons are removed before abrupt change or up to formation of inert gas core, ठीक है, are equals to valency electron of element। समझे बच्चों कि जब आयनन ऊर्जा में तीक्ष्ण वृद्धि होती है, एकदम से तीक्ष्ण रूप से बढ़ जाती है वैल्यू, तो ये दर्शाती है कि अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकला है वो निष्क्रिय गैस के कोर से या विन्यास से निकला है, ठीक है। तो तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय गैस कोर मतलब ns2np6 से निष्कासित हुआ है। अतः इस तीक्ष्ण परिवर्तन होने के पहले या निष्क्रिय गैस कोर बनने तक जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखो, एक एग्जांपल से बताता हूं। मैग्नीशियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ये IE1 7.6, दूसरा है IE2, ठीक है, और ये कितना है 15.0, और थर्ड जो IE3 है, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो है 18, ठीक है, 80.14। अब यहां देखो, यहां और यहां कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन 2+ से 3+ बनने में देख रहे हैं अब्रप्ट चेंज आया है, एकदम से तीक्ष्ण परिवर्तन आ गया बच्चों। तो इसका मतलब है कि इस ये जो है यहां से अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो एक इनर्ट गैस कोर से रिमूव हुआ है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने तक क्या होती है, निकलने के बाद इनर्ट गैस कोर बन रही है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और होंगे भी। देखो, अगर आप इसमें देखें तो 2s2 2p6 3s2 होता है, ठीक है, हीलियम जैसा यहाँ है। फिर यहाँ जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 2s2 2p6 3s1, और जैसे यहाँ आओगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, मतलब हीलियम को ही मैंने लिख दिया, या चाहे तो आप यहाँ 1s2, यहाँ पर भी क्या ले लें 1s2। तो अब यहाँ देखो आप, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का। तो यहाँ पर एक इनर्ट गैस कोर बन गई, तो इसके बनने तक कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 2, और इसीलिए हम कहेंगे कि मैग्नीशियम में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। ठीक इसी तरह से देखो, एक एग्जांपल और समझ बताता हूं मैं आपको, तो ये समझ गए होंगे आप। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि ये इस तरह से एल्यूमिनियम के मान लो हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और हमें क्या दे रखा है, उसके सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं बताता हूं। अब देखो, अगर हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल लें तो एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 कितनी है, 6.0, जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 18.8, और जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 24.8, और फोर्थ है 120। तो यहां तक आप देख रहे हैं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, नॉर्मल डिफरेंस बना हुआ है। लेकिन यहां से यहां तक ये जो चेंज आया है, आप देख रहे हैं
कि यहां पर कौन सा चेंज दिख रहा है, अब्रप्ट चेंज। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया वो कहां से निकला है, इनर्ट गैस कोर से। तो यहां तक बनने तक इस एल्यूमिनियम 3+ में क्या है, इनर्ट गैस कोर, और होती भी यही है। अगर आप इसमें देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 आएगा। तो यहां तक आप देख रहे हैं कि 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, 3। तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम में, अब मैं ये कहूं कि एल्यूमिनियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। समझ गए ना, इस तरह से। ठीक इसी तरह से सोडियम में आ जाए, दूसरा एग्जांपल, सोडियम का फर्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी है 5.1 और सेकंड है 47.6। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है आपको, अब्रप्ट चेंज। तो इसका मतलब है कि Na+ में इनर्ट गैस कोर है। तो इस इनर्ट गैस कोर के बनने तक कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ओनली 1। इसलिए हम कहेंगे कि Na जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, 1। तो इस तरह से अगर आप सिलिकॉन में चले जाएं, तो सिलिकॉन में अगर आप जाएंगे तो उसमें 4th इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब्रप्ट चेंज दिखाई देगा। इसका मतलब है कि सिलिकॉन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो इस तरह से बच्चों, अगर आपको एक ही एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज दे रखी हैं, आप उनको कंपेयर करो। जहां पर अब्रप्ट चेंज दिखाई देता है, अब्रप्ट चेंज पहचानना है तो वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का डिफरेंस दिखाई देता है एकदम से सक्सेसिव एंथैल्पीज में। वहां पहचान जाए कि वहां से इनर्ट गैस कोर बन गई है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इनर्ट गैस कोर बनने तक जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए वही एलिमेंट के क्या हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। इसी बेस पर आपको एलिमेंट के क्या निकालने हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है और बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो है डिटर्मिनेशन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ध्यान रखना है इतना सा कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स मतलब धातुओं और अधातुओं की क्रियाशीलता। तो ये है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स हैं ना, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि वो कितने जल्दी और कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। समझ गए ना, मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो उतने ही अच्छे रिएक्टिव होते हैं। तो क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का या इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर ज्यादा होगा। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर, समझिए ना, इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो ये रिएक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर कम हो जाएगा। तो अगर हम ग्रुप और पीरियड की बात करें तो ग्रुप में अगर आप चलेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, जबकि पीरियड में आप चलोगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। मतलब अगर हम कहें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर हम इनका कंपेयर करें तो ये रिएक्टिविटी हो जाएगी, रिएक्टिविटी। मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप में चलेंगे तो ग्रुप में तो नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, मतलब लिथियम से लेकर सीजियम तक चलें तो मेटल्स की रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में बढ़ेगी। लेकिन अगर आपसे मैं पीरियड की बात करूं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी तो पीरियड में इस ऑर्डर में दिखेगी कि लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन तो नॉन मेटल हो गया और बिल्कुल रिएक्टिविटी तो मेटल्स में ये ज्यादा रिएक्टिव हो गए। मतलब इसी प्रकार से अगर हम कहें Na, Mg, Al और Si तक चले तो ये ऑर्डर मिलेगा। तो पीरियड में जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, ग्रुप में इंक्रीज होती है। अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में इतना सा ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। जो अधातु तत्व हैं बच्चों, उनकी जो क्रियाशीलता है वो आयनन विभव के समानुपाती है। जितना ज्यादा आयनन विभव इसका मतलब है उसमें उतना ही कम इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर। तो जो नॉन मेटल्स है बिल्कुल इसका उल्टा याद रखें। तो इसका मतलब है कि ग्रुप में जो नॉन मेटल्स हैं उनकी तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और पीरियड में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे हम ये पीरियड में ले रहे हैं कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्लोरीन, अगर ये एटॉमिक स्टेट में है। ठीक इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, समझ गए ना, तो
फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि ग्रुप में नॉन मेटेलिक एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पर है। तो इतना ध्यान रखोगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप इसे नोट करें। अब देखो इसी तरह से अगर आप रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, ये है अपचायक गुण, ठीक है, और ये है ऑक्सीकारक गुण। तो ध्यान रखें कि जो रिड्यूसिंग नेचर है, अपचायक गुण, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी की। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर जो है ना मेटेलिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मेटेलिक नेचर ज्यादा तो रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा, और मेटेलिक नेचर कम तो रिड्यूसिंग नेचर कम। आयोनाइजेशन एनर्जी मेटेलिक नेचर को इस रिलेशन में आपने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसलिए इसका भी इसी तरह से आएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि रिड्यूसिंग नेचर अगर आपको पीरियड टेबल में बताना हो तो ग्रुप में रिड्यूसिंग नेचर नीचे की तरफ इंक्रीज होगा और पीरियड में ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे लिथियम से लेके हम सीजियम तक चलें तो रिड्यूसिंग नेचर जो गैसियस स्टेट का है वो लगातार इंक्रीज होता रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम पीरियड की बात करें तो इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीरियड में डिक्रीज होता है और ग्रुप में इंक्रीज होता है रिड्यूसिंग नेचर। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है नीचे की तरफ डिक्रीज होती है ग्रुप में, पीरियड में इंक्रीज होती है। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, जस्ट उल्टा याद कर लो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो चीज पीरियड में यहाँ और ग्रुप में तो चेंज हो रही है उसका उल्टा इसमें चेंज आएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है बच्चों, ऑक्सीकारक जो गुण है वो ग्रुप में तो नीचे की तरफ डिक्रीज होंगे और पीरियड में क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में हम पीरियड में चल रहे हैं, ये कहाँ दिख रहा है? पीरियड में। जबकि ये किस में है? ग्रुप में। तो ग्रुप में देख रहे हैं तो पीरियड में तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्रुप में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर मैंने ये ग्रुप में लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? पीरियड में। तो इतना सा ध्यान रखोगे तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर जो एलिमेंट्स के हैं गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट एटम में, तो उनका आप ऑर्डर ऐसे बता सकते हैं। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। एक दो एप्लीकेशन और काम के बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, सबको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम अलग अलग पढ़ेंगे जब चैप्टर वाइज तो वहाँ मैं बताता जाऊँगा। एक और होता है जैसे कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, समझ गए ना? अगर इनके क्षारीय गुण पूछे गए बच्चों, बेसिक नेचर मतलब क्या होता है? क्षारीय गुण। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो बेसिक नेचर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है मेटेलिक नेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर आप ग्रुप की बात करें और पीरियड की बात करें, ठीक है, तो ये जो नेचर है बेसिक नेचर, ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज होगा और पीरियड में क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब अगर हम ये कहें कि Li2O, ठीक है, Na2O, K2O, Rb2O और CS2, या LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, तो आप देख रहे हैं कि ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, बेसिक नेचर। ये किसमें है बच्चों? ग्रुप में, ठीक है। अब मैं कहूं कि इन्हीं का अगर पीरियड की बात करें तो जैसे LiOH या हम इस तरह से ले लें NaOH, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस, ठीक है, SiOH का होल फोर, POH का होल थ्राइस, ClOH, या हम यहाँ पर आ जाए SO2OH का होल ट्वाइस और Cl, ठीक है, OH। तो इस तरह से आप ये पीरियड में चल रहे हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से चाहे ऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कार्बोनेट, ध्यान रखना है ये बेसिक नेचर ग्रुप में इंक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर मेटेलिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मेटेलिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो ये बेसिक नेचर है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब मान लो मैंने कहा आपको एसिडिक नेचर बताना है, ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, तो एसिडिक नेचर बेसिक नेचर का उल्टा होता है। मान लो यहाँ पर हम
बेसिक नेचर की जगह क्या ले लें अब एसिडिक नेचर, ठीक है, अम्लीय गुण। तो ध्यान रखना है कि जो एसिडिक नेचर है चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी या नॉन मेटेलिक नेचर, इतना सा ध्यान रखना है। नॉन मेटेलिक नेचर अगर ज्यादा है तो उसमें एसिडिक नेचर होगा। जैसे मैं यहां बता दूं कि ये लिखा है AlOH होल थ्राइस, SiOH, ठीक है, होल 4 और POH का होल थ्राइस, SO2 और OH का होल थ्राइस और ClOH, ठीक है, ClO3OH या O2, ठीक है, यहाँ ऐसा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से Al2O3, SiO2, P2O3 या P2O5, इसको आप ऐसे लिखें PO4, PO2H3PO4, है ना, और OH, मैं ऐसा लिख देता हूँ H3PO4। इसमें क्या होता है कि POOH का होल थ्राइस, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ POOH का होल, ये हाइड्रोक्साइड, P2O5, SO3 और Cl2O7। अब मैं इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर कहूँ तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ग्राफ अगर हम इस तरह से देखें, ग्रुप है और ये क्या है, पीरियड है, तो ग्रुप में ये डिक्रीज होगा और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। चाहे कोई भी ग्रुप या पीरियड ले ले पीरियोडिक टेबल की, तो एसिडिक नेचर इस तरह से डिपेंड करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है। इसी प्रकार से कंपाउंड्स के जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये किसके लिए हो गया है कि मेटेलिक कंपाउंड से है, मेटल कंपाउंड्स के लिए। और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब अगर किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है या उनके ऑर्डर, तो ये ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड 1 आयोनाइजेशन एनर्जी, अब चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, इतना ध्यान रखना है कि कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसकी, ऑफ एनी। तो ये तो ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा, तो हमने यहाँ जो भी ज़रूरी था वो बता दिया मैंने आपको एप्लीकेशंस में। एक वीडियो में मैंने आपको एक ही एप्लीकेशन बताया है, दूसरे वीडियो में और दूसरे एप्लीकेशंस बताए, तो इसलिए आप दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व बन जाएंगे जो भी आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, सी यू अगेन, थैंक यू।